प्रथम पादः मंगलाचरण। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिश्चंद्र पुरोहित अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस चैनल का मूल उद्देश्य है ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाना और फैलाना। मैं चाहता हूं कि भारत के हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए। और यह ज्ञान इसलिए जरूरी है कि इसमें गणित का भी अच्छा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, विज्ञान का भी विकास होता है, साथ में शरीर की बॉडी के पार्ट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है। ज्योतिषे नमः। ज्योतिष, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, इसका अर्थ है ईश्वर, ईश्वर से आने वाला प्रकाश ही ज्योतिष है। देखो, इस पृथ्वी पे सिर्फ प्रकाश आता है, प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं आता है। हर चीज यहाँ रिसाइकल होती है। पानी रिसाइकल होता है, अग्नि का रिसाइकल है, हवा का रिसाइकल है, मिट्टी का रिसाइकल है। और जो ब्रह्मांड से आ रहा है वो आ रही है सिर्फ सूर्य की किरणें, प्रकाश। और वही प्रकाश हमारे जीवनों में क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। मेरा ये जो विषय है वो हायर ज्योतिष में आता है, जिसका नाम है जैमिनी सूत्रम, जिसको लिखा है जैमिनी ऋषि ने, जो शिष्य थे पाराशर जी के। जैमिनी ऋषि बहुत प्रतिभावान थे, अच्छे थे। इन्होंने पाराशरी या पाराशर होरा शास्त्र से कुछ पार्ट लिए और उस पर रिसर्च की और उसको हमारे सामने रखा। जैमिनी ऋषि समांतर पाराशर के हैं और इनके द्वारा एक और किताब का वर्णन आता है, उत्तर मीमांसा, जो वेदांत के दर्शन है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी पुस्तक से पूजा पाठ हवन आदि इत्यादि कर्म होते हैं। तो उन्हीं ऋषि द्वारा लिखी गई यह किताब है, जिसका नाम है जैमिनी सूत्र। कुछ सूत्र उन्होंने दिए हैं, जैसे जैमिनी सूत्र में बिल्कुल अलग चीजें आएंगी। पाराशर में नक्षत्र बेस है, जैमिनी राशि बेस है। जैमिनी में राशियों की दृष्टि होती है और हर राशि एक दूसरे को देखे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चर राशि स्थिर राशि को देखती है, स्थिर राशि चर राशि को देखती है, और द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखते हैं। अब ये चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि क्या होती है, जिनको हायर ज्योतिष पता होगा या जो हायर ज्योतिष का कोर्स करते हैं उनको ये समझ में। मैंने पहले ही बोला है कि जैमिनी सूत्रम जो है एमए में पढ़ाया जाता था, मतलब हायर एजुकेशन में। इसलिए जिनको ज्योतिष का नॉलेज है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक के बाद आप हायर ज्योतिष में आ सकते हो, तो जैमिनी आपको समझ में आएगी। तो पहली चीजें क्या है, राशियों व ग्रहों की दृष्टि। यहाँ पे राशियों की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है। ग्रहों की दृष्टि पाराशर के अनुसार ही रहेगी, लेकिन इस राशि के हिसाब से रहेगी। अब राशि और ग्रह में क्या अंतर है, एक्चुअली जैसे पाराशरी पद्धति में ग्रह जिस राशि में बैठे हैं तो उस राशि से ग्रह क्या करते हैं, सप्तम स्थान में दृष्टि डालते हैं। जैसे शनि जो है, शनि है वो तीसरा, सातवां और दसवां, मंगल 4, 8 और 7, गुरु 5, 9 और 7, इनकी दृष्टियां होती है। लेकिन जैमिनी में उसका कोई महत्व नहीं है। जैमिनी क्या बोलते हैं, राशियों की दृष्टि होती है। अब राशियों में ग्रह बैठा है वो भी दृष्टि डाल रहा है। जैसे कोई ग्रह चर राशि में बैठा है तो वो स्थिर राशि को देखेगा, स्थिर राशि में बैठा है तो चर राशि, और चर द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि। जितनी भी हमारी चर राशियों के नाम अगर बोलूं तो मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया और मकर। स्थिर राशियां होगी, वृषभ होगी, सिंह हो गया, उसके बाद वृश्चिक होगी और कुंभ होगी। द्विस्वभाव राशि है मिथुन, कन्या, कन्या के बाद आपके धनु और मीन। तो इन राशियों के अलग अलग अर्थ हैं। चर मतलब चलने वाली राशियां, स्थिर मतलब जो एक ही जगह पे स्थिर रहती है, द्विस्वभाव राशि मतलब डबल माइंड राशि या दो दो विचार वाली राशियां होती है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है जैमिनी सूत्रम में, अर्गला का विचार। अर्गला मतलब होता है किवाड़। पहले जमाने में जो घर होते थे, घरों के अंदर हम लोग एक किवाड़ लगाते थे या एक ताला लगाते या कुंडी लगाते थे। जो अंदर से कुंडी लगती थी उसको अर्गला बोला जाता है।
तो यहाँ पे भी अर्गला का वर्णन आता है और अर्गला में भी भेद है। 2, 4, 11 भाव की जो है, 2 धन भाव है, 4 सुख भाव है, 11 लाभ भाव है। इसकी अर्गला बनती है। लेकिन अर्गला कैसे बनेगी? 2 या 2 से अधिक ग्रह होंगे तो अर्गला बनेगी। अगर 2 से कम ग्रह है तो अर्गला नहीं बनेगी। 2 से ज्यादा ग्रह होने पर अर्गला बनती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अर्गला टूट भी जाती है कि उसके दो, जैसे 2 है तो 2 का 12 भाव में ग्रह नहीं होने चाहिए। एकादश भाव तो नवम भाव में या तृतीय भाव में ग्रह नहीं होने चाहिए। चतुर्थ भाव है तो दसम भाव में ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर 3 ग्रह चतुर्थ भाव में है और 4 दसम भाव में, तो अर्गला टूट जाएगी, सुख साधन कम हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं टूटती है तो इसका मतलब है धन आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, सुख साधन बहुत अच्छे रहेंगे, विद्या अच्छी रहेगी। तो ये जैमिनी सूत्र में थोड़ा सा अलग सूत्र चले जाता है। कट पेयादि का यहाँ पे प्रयोग होता है। कट पेयादि में क से लेकर यौ तक के आपके 31 व्यंजन है और 31 व्यंजनों का अपना अपना क्या है, नंबर है। और उस नंबर क्या कहते हैं, अंगाना वामो गति। मतलब जैसे दारा अंक है तो 2 अंक का जो है वो 8 नंबर है और रौ अंक का जो है 2 नंबर है। 28 हो गया, 28 को उल्टा कर दो और 12 से भाग कर दो तो 4 बचेगा। तो 4 मतलब दारा कारक अर्थात चौथा स्थान। वैसे भाग्य शब्द है तो भाग का 4 है और यौ का 1 है, अर्थात 14। 14 को 12 से भाग कर दो तो 2 बचेगा। अच्छा, इसका अर्थ है धन भाव। तो यहाँ पे कट पेयादि का भी प्रयोग होता है और इसका अर्थ है कि यही से आपकी बीज गणित का भी निर्माण हुआ है। पराशर ऋषि में, पराशर योरा शास्त्र में क्या होता है कि जो ग्रह सबसे युवा अवस्था में होता है वो सबसे अच्छा फल देता है, क्योंकि वहां पे अवस्थाएं बताई गई है, जैसे वृद्ध, मृत, कुमार, युवा और किशोर। तो जो कुमार या किशोर अवस्थाएं है और हर ग्रह अपनी अवस्था के अनुसार फल देता है। जहाँ पे वो मृत अवस्था में फल नहीं देगा, अगर वो अच्छी अवस्था में वो अच्छा फल देगा। लेकिन जेमिनी में अगर चले जाओ तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये बोलेंगे कि जो सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह है वो आत्मकारक बनेगा, अर्थात वो सबसे पावरफुल है। उसके नीचे अंश वाला अमात्य कारक, उसके नीचे वाला भार्तु कारक, उसके नीचे वाला मार्तु कारक, उसके नीचे वाला पुत्र कारक, उसके नीचे वाला ज्ञाति कारक और उसके नीचे वाला अंश जो है वो बनेगा दारा कारक। जैसे नेचुरल सूर्य आत्मकारक होता है, वैसे यहाँ पे वो सबसे अंश वाला ग्रह आत्मकारक होगा और आत्मा को ताकत देगा। जेमिनी सूत्र में आगे जाओगे तो आयु निर्णय, पद लगन, उपपद लगन। पद लगन से आप भाग्य से देख सकते हो, उपपद लगन से पत्नी के बारे में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल डीप चला जाता है, मतलब पॉइंट पे चले जाता है। कारकांश लगन, उसके अलावा हमारा गुलिक, मांदी, मतलब अप्रकाशीय ग्रह, यहाँ पे उसका निकालने का तरीका है और उसका वैल्यू दी गई है। पाराशरी में भी वो चीज है कि उन्होंने बोला है कि प्रकाशीय ग्रह और अप्रकाशीय ग्रह दोनों के बारे में जानो, उसके बाद फल का प्रेडिक्शन करना चाहिए। कभी कभी अप्रकाशीय ग्रह खराब हो, प्रकाशीय ग्रह अच्छा है, तो मतलब फल आपका मध्यम रहेगा। अगर अप्रकाशीय अच्छा है, प्रकाशीय खराब है तो भी मध्यम रहेगा। दोनों अच्छे हैं तो दोनों का फल अच्छा रहेगा, दोनों ही खराब है तो दोनों का ही फल खराब होगा। ये पाराशरी पद्धति में दिया है। आय निर्णय का जितना अच्छा वर्णन जेमिनी में दिया है उतना शायद कहीं मिलना मुश्किल है। जेमिनी ऋषि ने आयु पे बड़ा विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आयु ही नहीं तो फिर भोग भी नहीं और जीवन भी नहीं है तो फिर ग्रहों का इफेक्ट भी कहाँ से होगा। तो अगर जीवन है तो ही आप जीवन का भोग लेंगे। जैसे उन्होंने 36 वर्ष या 32 वर्ष तक अल्प आयु बताया और 72 वर्ष तक मध्य आयु और 90 तक उन्होंने पूर्ण आयु और उसके बाद योगा अरिष्ट आयु, मतलब आपकी इतनी प्रकार की आयु होती है। तो आयु को देने वाला ग्रह कौन है वो देखा जाता है। जैसे लग्न, अष्टम भाव, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ, अष्टमेश कहाँ बैठा हुआ, लग्न कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है, लग्न कौन सा है, हुरा लग्न कौन सा है, लग्न और वृद्ध हुरा लग्न कौन सा है। ये बहुत महत्व चीज है कि मतलब अगर ये आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी और फिर उसपे आप उपाय भी बता सकते हैं। तो आयु निर्णय पे जेमिनी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा 64वां निवास,
22वां धनुष्कांड। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि ग्रह आयु कम कैसे करते हैं, ग्रह आयु ज़्यादा कैसे करते हैं। उसके अलावा इसमें अंशायु है, चक्रवृद्धि आयु है, पूर्ण आयु है, आयु निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें प्रैक्टिस करवाई थी कि हमारे गुरु जी का नाम था ऋषिराज तिवारी, जो लोखंडवाला मुंबई में रहते हैं और उन्होंने हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिलवाया था। उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर ऐसे गुरु नहीं मिलते तो शायद हम भी आज ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं रख पाते। तो जो भी है आज उन्हीं की वजह से है। तो उनको प्रणाम करते हैं। आय निर्णय में वो क्या करते थे कि किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ और कभी-कभी कोई आदमी अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसका जो मृत्यु का समय था वो लेके आते थे और बोलते थे इसको आप निकालो कि इसकी आयु कितनी थी और उस पे प्रैक्टिस की जाती थी। तो वो काम भी हमने बहुत किया है और बहुत समझ में भी आया है कि हाँ, आयु का भी इफ़ेक्ट हमारे जीवन में होता है। इसलिए आयु निर्णय भी विशेष महत्व रखती है। उसके अलावा कारकास लगन, श्वास लगन, पद लगन, उपपद लगन, ये जेमिनी में इंट्रोड्यूस होते हैं। कारकास लगन मतलब 9 मास से ही आपकी कुंडली आरंभ हो रही है। वहाँ पे लगन से आरंभ होती है, यहाँ 9 मास में। जो सबसे ज़्यादा अंश वाला ग्रह है, वो 9 मास में कहाँ बैठा है, वो क्या बनेगा कारकास और ग्रह डाले जाएँगे लगन के अनुसार। अगर उसको ही 9 मास के अनुसार ग्रह डाल दिए तो श्वास, बहुत इम्पोर्टेंट श्वास मतलब हमारी श्वास। श्वास का महत्व है, अगर श्वास नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। अगर श्वास अंदर-बाहर न हो तो कुछ भी नहीं है। हम पृथ्वी से श्वास के द्वारा टिके हुए हैं। इसलिए लोग बोलते हैं जो नाक होता है वो क्या होता है? पृथ्वी तत्व। क्योंकि वो श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। तो श्वास का बड़ा महत्व है। अगर कभी एक श्वास छोड़ दी और ली नहीं तो आप खत्म। आपने श्वास अंदर ली और बाहर नहीं छोड़ी तो खत्म। तो श्वास कुंडली मतलब वो हमारा हृदय है, हमारा जीवन है। वो कुंडली पे यहाँ विचार होता है। और वैसे भी 9 मास में अगर चलेगी तो 30 अंश पे हमारे जो लग्न कुंडली निकलती है, जो हमारा जन्म अक्षर छोटा वाला निकलता है, वो 30 अंश में निकलता है। 30 अंश में तो हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे पैदा होते हैं या एक प्लेस में भी हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन उसका डीप जो है 3-20 आत्म कारक के बारे में बोल रहा था, कारकास लगन, श्वास लगन, पद लगन। पद लगन से आप पैसा देख सकते हो, आपके पास धन कैसा रहेगा, आपका काम-काज कैसे रहेगा, कौन-सा पद कहाँ पे गया है, क्या आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजयोग, जेमिनी राजयोग बहुत फेमस है। आपको आपका जीवन कैसे रहेगा, दरिद्र योग, कमेंद्र योग, कारवास योग, सब जेमिनी में आते हैं। मतलब जेमिनी बहुत डीप जाके आपको ज्योतिष का अनुभव कराती है। सीखनी चाहिए और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक-एक टॉपिक जेमिनी का आपके सामने लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, क्योंकि जेमिनी ज्योतिष आना आवश्यक है। जेमिनी और पाराशर में भी आपको थोड़ा बहुत अंतर समझ में आना चाहिए। पाराशर में नक्षत्र बेस है, नक्षत्र बेस पे दशाएँ हैं, जैसे विष्णुत्री, अष्टोत्री, योगिनी, काल दशा चक्र इत्यादि बहुत सारी वहाँ पे दशाएँ हैं और प्रमुख तौर पे आज के दिन में जो चलती है विष्णुत्री दशा है, कई जगहों पे अष्टोत्री दशा है, वहाँ पे राहु का ध्यान रखना पड़ेगा, राहु की स्थिति कहाँ पे है उसके हिसाब से। केतु के बारे में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि केतु अगर द्वादश भाव में तो कर्कश लगन में है, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये जेमिनी बोलती है और जेमिनी में केतु शुभ ग्रह माना जाता है। गणेश का स्वरूप माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे चर दशा है, राशि के अनुसार दशाएँ निकलती हैं। हाँ, ये है कि कुछ दशाएँ सीधी चलेंगी, कुछ उल्टी चलेंगी, तो उल्टा और सीधा निकालना आपको आना चाहिए। कहाँ से आधे से ऊपर चलेगा, आधे नीचे चलेगा, तो चर दशा में जब काम करेंगे बोर्ड पे मैं बताऊँगा तो चर दशा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है। यहाँ पे चर दशा में धनु की दशा बहुत खराब मानी जाती है। बोला धनु की चर दशा है तो आदमी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। अब चाहे वो पहाड़ से गिरे, चाहे वो जीवन में फाइनेंशियली गिरे, कुछ ना कुछ नुकसान धनु की चर दशा में होता है। उसके अलावा जो चर दशा है में पाप ग्रह है तो वहाँ पे आपको पाप फल प्राप्त होगा। फिर करियर वाइज़ भी यहाँ पे है कि आपको व्यवसाय क्या करना चाहिए, कारखान से क्या व्यवसाय करना चाहिए, किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ये सारे वर्णन हमारे जैमिनी ऋषि में या जैमिनी सूत्रम में आते हैं। मतलब आपको डीप राजयोग, व्यवसाय की तरफ, नौकरी की तरफ कैसा देखना है, क्या देखना है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? जैमिनी ज्योतिष में आती है।
तो जैमिनी ज्योतिष एक अच्छी ज्योतिष मानी जाती है। हालाँकि कुछ इसमें विवाद भी हैं, उस विवादों में भी हम बात करेंगे और हमारे आजकल बहुत अच्छे-अच्छे ज्योतिषाचार्य इसमें काम करते हैं जैमिनी ज्योतिष में। बहुत बड़े-बड़े नाम इसमें काम कर रहे हैं, साउथ के हमारे ज्योतिषी हैं। लेकिन इसमें भी एक भेद है क्योंकि हमने बहुत सारी कुंडलियाँ कारकास लगन से प्रेडिक्ट की और वो गलत निकली। तो फिर समझ में आया यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? तो उस दिक्कत का समाधान कैसे हो सकता है? तो उस समाधान को जब समझा तो फिर उसके बाद हमने भी कहीं-कहीं पे जेमिनी का प्रयोग किया, कहीं-कहीं पे पाराशरी का प्रयोग किया। और उसके डीप अगर जाओगे तो कृष्णमूर्ति पद्धति भी ज्योतिष की एक पद्धति है, उसका भी प्रयोग कभी-कभी करना पड़ता है। ज्योतिषी है तो आपको ज्योतिष में सब ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न मार्ग है, कालिदास की उत्तरा कालामृत है, पूर्वा कालामृत है। ये सब ज्योतिष की किताबें हैं, ज्योतिष हैं, तो इनसे आप पढ़ सकते हो और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। बृहद ज्योतिष है, 12 मिहिर की, उन्होंने भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। स्त्रियों पे, स्त्रियों की कुंडली कैसी देखनी चाहिए, स्त्रियों का नेचर कैसा होता है, ये सब चीज़ें किससे आती है? बृहद संहिता, जो 12 मिहिर जी ने लिखी है। 12 मिहिर जो हैं, वो भी एक अच्छे ज्योतिषी रहे हैं और राजा भोज के टाइम पे उनका काल रहा है और वो उज्जैन में उनके मेन ज्योतिषी हुआ करते थे। बृहद संहिता उनकी बहुत अच्छी किताब है जो संहिता विषय की है और बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने उसमें दिया है। हमारे ज्योतिष के बहुत अच्छे-अच्छे प्रवर्तक हुए हैं, ऋषि हुए हैं, भृगु हैं, पाराशर हैं, जैमिनी हैं और सिद्धांत ज्योतिष में गणेश दत्त हैं, केशव महाराज जी हैं, उसके अलावा सूर्य जी हैं, लोमेश हैं, ब्रह्म सिद्धांत है। इत्यादि-इत्यादि बहुत लोगों ने ज्योतिष में बहुत कार्य किया है और ज्योतिष को हमारे पास पहुँचाया है। इसी के साथ मैं अपना आज का विषय समाप्त करता हूँ। वैसे भी मैं जेमिनी ज्योतिष हफ्ते में 1 बार लूँगा और एक-एक पार्ट पे बात करूँगा। जय श्री राम।